हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया सोनालिका पॉलिटिकल साइंस के इस क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा क्लास है वो यूजी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए है। और यूजी के कोर्स में पेपर 1 जो है उसके अंतर्गत ओरिजिन ऑफ स्टेट एक टॉपिक दिया गया है। इसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। हमने अपने पिछले क्लास में ओरिजिन ऑफ स्टेट के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति संबंधी जो विभिन्न बहुत सारे सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों में डिवाइन थ्योरी जो है उसकी चर्चा हमने की थी। आज के हम क्लास में उन ओरिजिन ऑफ स्टेट के एक नए सिद्धांत फोर्स थ्योरी या बल सिद्धांत का जो सिद्धांत है उसकी चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति में बहुत सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। विचारकों का अपना अपना विचार है, जिसमें दैवीय सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, मातृप्रति सिद्धांत और ऐतिहासिक विकास और या विकासवादी सिद्धांत जो है। और उसी के अंतर्गत आज जो है हम लोग जो फोर्स थ्योरी है, राज्य की उत्पत्ति संबंधी जो फोर्स थ्योरी है उसकी चर्चा करेंगे और यह जानेंगे कि इसके अंतर्गत राज्य को शक्ति का परिणाम या बल के द्वारा राज्य की उत्पत्ति हुई है, किस तरह से हुई है, इसको जानने और समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो बल सिद्धांत के अनुसार राज्य उच्चतर शारीरिक बल का परिणाम है। राज्य का आरंभ बलवान द्वारा कमजोरों को अपने अधीन कर लेने से होता है। यह अनुमान तो स्वाभाविक है कि आदिम काल में बहुत बलवान मनुष्य दूसरे मनुष्यों को डराकर उन पर एक प्रकार का सत्ता कायम कर लेता था। एक जाति या उपजाति और दूसरी जाति या उपजाति के लिए यह बात सही थी। इसी अनुमान के आधार पर बल सिद्धांत के समर्थकों का कहना है कि सभी राज्यों का जन्म बल प्रयोग के फलस्वरूप हुआ है। और इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक ओपेनहीमर ने अपनी पुस्तक द स्टेट में राज्य के उदय के विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया है। इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के दूसरे प्रमुख समर्थक जेक्स ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स में लिखा है कि यह साबित करने में जरा भी कठिनाई नहीं है कि आधुनिक राजनीतिक समुदायों का अस्तित्व का कारण सफल युद्ध है। इस सिद्धांत के अनुसार युद्ध से ही राज्य का जन्म होता है। इस सिद्धांत के समर्थकों का कहना है कि जिस सैनिक बल के प्रतिष्ठा और क्षेत्रीय भूभाग को हम आधुनिक राजनीतिक समाज में मौलिक विशेषताएं मानते हैं, उसके दो आधार हैं। एक योद्धा के साथ उसके अनुयायियों का संबंध और दूसरा युद्ध में विजय के द्वारा अलग अलग जातियों और देशों के लोगों का एक ही शासन के अधीन हो जाते हैं। और कुछ लेखक बल शब्द का प्रयोग इतने व्यापक अर्थ में करते हैं कि वे शारीरिक बल के अलावा बुद्धि बल और धर्म तत्व से प्राप्त होने वाले बल को भी इसमें शामिल कर देते हैं। दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत और सामाजिक समझौते सिद्धांत की तरह यह सिद्धांत भी राज्य की उत्पत्ति का और राज्य के अस्तित्व का औचित्य बताता है।
यह सिद्धांत भी उन दोनों सिद्धांतों की भांति दोनों ही मामलों में त्रुटिपूर्ण है। बल सिद्धांत का मतलब केवल यह है कि सरकार मनुष्य के बल प्रयोग का नतीजा है। इस प्रकार के विचार हर्बर्ट स्पेंसर की शुरू की पुस्तकों में मिलते हैं। वे कहते हैं कि सरकार का जन्म बुराइयों से हुआ है और उन बुराइयों की छाप अब भी इस पर है। हम मानते हैं कि राज्य का निर्माण का एक महत्वपूर्ण कारण बल होगा, परंतु इसे ही एकमात्र कारण मान लेना स्पष्ट भूल है। शुरू में दूसरे कारणों से भी राज्य बने होंगे। राज्य के विकास में बल और विजय का जितना हाथ होगा, उतना ही हाथ अपनी इच्छा से आपस में मिल जाने का भी हो सकता है। विजय के बाद राज्य का और विकास बल की अपेक्षा समझौते और मेल मिलाप से भी अधिक हुआ होगा। बल सिद्धांत आपसी सहयोग तथा उसी प्रकार के उन अन्य शांतिमय तरीकों का महत्व बहुत घटा देता है जिन्होंने राज्य के विकास में निश्चय ही महत्वपूर्ण योगदान दिया होगा। व्यक्तिवादियों और समाजवादियों ने भी अपने अपने सिद्धांतों के समर्थन में बल सिद्धांत का उपयोग किया है। व्यक्तिवादियों का कहना है कि जैसे राज्य शक्ति का नतीजा है, वैसे ही समाज में सबसे तेज व्यक्ति को ही दौड़ में विजय मिली होगी या मिलनी चाहिए। उनके कहने का मतलब यह है कि समाज में खुली प्रतियोगिता और व्यक्तित्व उद्यम को पूरी छूट मिले। इस तरह से व्यक्तिवादियों ने बल सिद्धांत का समर्थन किया है। राज्य की उत्पत्ति के अन्य सिद्धांतों की तरह बल प्रयोग का सिद्धांत भी अपने ढंग से राज्य की उत्पत्ति का विवरण करता है और इस सिद्धांत के अनुसार जिस मनुष्य ने शुरू में अपनी अजेय शक्ति से दूसरों को अपना पराधीन बना लिया होगा, वही सबसे पहले राजा बना। राजा न केवल स्वयं शूरवीर था, बल्कि उसने अपने अनुयायियों, सैनिक संगठनों की और उसके बल की पर और से अधिक लोगों का नियंत्रण स्थापित करके अपनी शक्ति से और सुदृढ़ हुआ होगा। राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत की तरह यूरोपीय परंपरा और भारतीय परंपरा के अंतर्गत भी इस सिद्धांत को भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियों में देखा जा सकता है। अगर हम यूरोपीय परंपरा की चर्चा करें तो राज्य की उत्पत्ति युद्ध से हुई है। जिस मनुष्य ने युद्ध में दूसरों को पराजित करके अपना दास बना लिया, वही उसका राजा हुआ। और इस दृष्टि से पुराने राजा कुशल लुटेरे थे। इस तरह सिद्धांत राज्य शक्ति के नैतिक आधार पर बल देता है, अनैतिक आधार पर बल देता है। हालांकि आगे चलकर इसमें राजाओं की अद्भुत योग्यता को भी सराहा गया है, जैसे ग्रिगोरी सप्तम 1080 में लिखा है कि राजा या शासन मूलतः ऐसे लोग थे जो ईश्वर से विमुख थे और उन्होंने अपने अहंकार, लोभ, तृष्णा और लूटपाट की प्रवृत्ति के कारण अपने सहचर्यों पर हुक्म चलाने और शासन करने की युक्ति निकाली। डेविड ह्यूम ने 1711 से 1776 में 18वीं शताब्दी में शासकों के प्रति कुछ आदरपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए ऑन द ओरिजिन ऑफ गवर्नमेंट, शासन की उत्पत्ति के अंतर्गत लिखते हैं
कि हो सकता है कि जन समुदाय पर शासन करने वाला प्रथम मनुष्य युद्ध में विजयी रहा हो। युद्ध ऐसे अवसर हैं जिसमें व्यक्ति के साहस और प्रतिभा की बहुत अच्छी परख होती है। इसमें सर्वसम्मति के सहयोग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है और अव्यवस्था के विनाशकारी प्रभाव को बड़ी शिद्दत से महसूस किया जाता है। 19वीं शताब्दी में जैक्स 1900 में जैक्स ने हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स के अंतर्गत ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह सिद्ध करने की प्रयास की है और जर्मन विद्वान ओपेनहाइमर, ऑस्ट्रियाई समाजशास्त्री गुप्लोविच तथा अमेरिकी विद्वान स्मार्ट और वार्ड के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि और निर्वाह के साधनों पर बढ़ते हुए दबाव के कारण युद्ध के कला में भी निखार आया और वह विशेषज्ञों का काम हो गया। और तब कोई नायक अपना साथ देने वाले योद्धाओं के दल को लेकर उपयुक्त आकार के क्षेत्र में वहां रहने लगा और रहने वाले लोगों पर अपना स्थायी नियंत्रण स्थापित कर लेता है और तब वह वहां का शासक बन जाता है। ऐसा मानते हैं कि पहले कोई व्यक्ति अपने अद्भुत शौर्य के बल पर अपने कबीले के सरदार बना और फिर उसने अपने कबीलों के मदद से अन्य कबीलों पर विजय प्राप्त की और उन सब का शासक बन बैठा। इंग्लैंड, स्पेन आदि इत्यादि के इतिहास इस प्रक्रिया का पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करता है। अगर हम भारतीय परंपरा के अंतर्गत देखें तो बल प्रयोग के सिद्धांत को दूसरी ही रूप में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ बल प्रयोग के विचार को दंड की संज्ञा दी गई है। दंड का अर्थ है दंडा, जो दूसरों को वश में करने, उन पर अपना आदेश चलाने, उन्हें अपने नियंत्रण में रखने की शक्ति का प्रतीक था। यही कारण है कि यहाँ राजनीति को दंड नीति और राजा को दंडधार कहा गया है। मनुस्मृति के अनुसार दंड ही राजा है और वही सृष्टि का नियामक भी। आचार्य मनु, शुक्र और कौटिल्य ने लिखा है कि दंड के भय से ही संसार धर्म का पालन करता है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन और संपत्ति की सुरक्षा अनुभव करता है। दंड ने सारे संसार को जीत रखा है। दंड से न केवल राज्य के भीतर रहने वाले लोगों पर नियंत्रण रखा जाता है, बल्कि दंड के बल से शत्रु देश को भी खदेड़कर राज्य की रक्षा की जाती है। इस तरह दंड की सहायता से ही राज्य की आंतरिक शांति और व्यवस्था कायम रहती है और विदेशी शत्रुओं से उसकी रक्षा होती है। अगर हम यूरोपीय परंपरा के विपरीत भारतीय परंपरा में दंड अथवा बल प्रयोग की शक्ति दूसरे को सताने, आतंकित करने या पराधीन बनाने की क्षमता का सूचक नहीं है। दंड का उद्भव धर्म की रक्षा के लिए हुई है, अतः इसका प्रयोग उन लोगों को दंड देने के लिए विहित है जो धर्म के विरुद्ध चल रहे हैं, नियम तोड़ रहे हैं। भारतीय शास्त्रों के अनुसार दंड की उत्पत्ति धर्म के साथ साथ और उसकी रक्षा करने के लिए हुई है, अतः उसे अधर्म या अत्याचार का साधन नहीं बनाया जा सकता है। आचार्य मनु ने लिखा है कि जब हर कोई निद्रा में मग्न होता है, तब निरंतर जागरूक रहने वाला दंड अपनी सर्वव्यापक शक्ति से चोर लुटेरों से दूर भागता है। ईश्वर ने दंड को ब्रह्म तेज से मंडित किया है।
इस सिद्धांत के अनुसार राजा दंड का प्रयोग करते समय स्वयं धर्म की मर्यादा में रहकर बंधा रहता है, अतः उसे अन्याय या अत्याचार करने की छूट बिल्कुल नहीं मिलती। तो ये कुछ विचार थे जो फोर्स थ्योरी के से संबंधित थे। द ओरिजिन ऑफ स्टेट का जो फोर्स थ्योरी सिद्धांत है उसमें अलग अलग समयों में विचारकों का जो भेद है, लोगों ने उसे शक्ति का परिणाम माना है। शक्ति के द्वारा राज्य की उत्पत्ति का समर्थन किया है विचारकों ने, और इस तरह से हमने यूरोपीय परंपरा के अंतर्गत देखा और भारतीय परंपरा के अंतर्गत जो फोर्स थ्योरी था उसका अध्ययन किया। इसके बाद हम लोग जो ये फोर्स थ्योरी है इसकी आलोचना देखेंगे कि इसकी आलोचना किस आधार पर की गई है। तो बल प्रयोग का जो आधार है राज्य की उत्पत्ति के संबंध में, आज के युग में इसकी कोई मान्यता नहीं है, क्योंकि मार्क्सवादी विचारधारा के अंतर्गत इसे संशोधित रूप में स्वीकार किया जाता है, जिसके अनुसार राज्य की उत्पत्ति तब होती है जब धनवान वर्ग बल प्रयोग करके संपूर्ण निर्धन वर्ग को पराजित या पराधीन बना लेते हैं। परंतु मार्क्सवादी राज्य की उत्पत्ति में आर्थिक शक्ति के प्रयोग को प्रमुखता देते हैं। सैनिक शक्ति का प्रयोग बाद की बात मानते हैं। वास्तव में बल प्रयोग का यूरोपीय सिद्धांत राज्य शक्ति की नंगी तलवार को ताकत से तोलता है। यह मान सकते हैं कि हम राज्य की उत्पत्ति में सैन्य शक्ति का हाथ भी रहा होगा, क्योंकि किसी बड़े समुदाय को नियंत्रित करने के लिए इस शक्ति का प्रयोग जरूरी है, परंतु उसे राज्य की उत्पत्ति का एकमात्र कारण मानना गलत होगा। प्राचीन काल के सारे शासक चोर लुटेरे नहीं थे, उनमें से कुछ न्याय की भावना और अन्य उदात्त मूल्यों से भी प्रेरित थे। दूसरी ओर भारतीय परंपरा में बल प्रयोग या दंड की शक्ति को एक साधन माना गया है, जिसका साध्य धर्म है। धर्म दंड और दंडधर अर्थात राजा की उत्पत्ति एक साथ हुई है। शासक को केवल धर्म की रक्षा के लिए दंड का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है, अपनी तृष्णा या कांक्षा के लिए की पूर्ति के लिए नहीं। इस दृष्टि से भारतीय सिद्धांत अधिक युक्तियुक्त है। कुछ भी हो, आधुनिक युग में लोकतंत्रीय चेतना के विकास के साथ साथ लोक शक्ति को राज्य शक्ति का उपयुक्त स्रोत स्वीकार किया जाता है। अतः केवल लोकहित में ही बल प्रयोग के अधिकार को वैध माना गया है, जो कि लोकमत के रूप में व्यक्त होता है। आज के युग में धर्म को व्यक्तिगत आस्था और विश्वास का विषय माना जाता है, संपूर्ण सामाजिक जीवन का नियामक नहीं माना जा सकता। अतः विधि सम्मत बल प्रयोग को आज के युग में राज्य की उत्पत्ति का स्रोत स्वीकार किया जा सकता है, सैनिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति या धर्म की रक्षा से जुड़े बल प्रयोग को नहीं। फिर भी यह मान लिया गया है कि राज्य की उत्पत्ति बल प्रयोग से हुई है, तो राज्य को कायम रखने के लिए भी बल प्रयोग पर्याप्त होना चाहिए। इसमें संदेह नहीं है कि राज्य की सत्ता को कायम रखने के लिए बल प्रयोग की व्यापक भूमिका होती है, परंतु वैधता का सहारा न मिलने पर वह कच्ची ईंटों के मकान की तरह एक झटके में ही गिर जाती है। वैधता यह मांग करती है कि लोग राज्य के आदेश का कानून को सबके लिए कल्याणकारी मानकर उसका पालन करें। यदि कोई कानून जनसाधारण के सम्मान का विषय नहीं रह जाता, तो बल प्रयोग के सहारे उसे ज़्यादा दिन तक नहीं चलाया जा सकता। महात्मा गांधी ने अंग्रेज सरकार के नमक कानून को तोड़कर
यह दिखा दिया कि कोई शक्तिशाली सरकार भी जन विरोधी कानून को लागू नहीं कर सकती। अमेरिका में जब मद्य निषेध कानून लागू किया गया तो जनसाधारण का समर्थन न मिलने के कारण वह तमाशा बनकर रह गई। फिर भी कहें बहुत सारे लोग यह अनुभव करते हैं कि सरकार अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, तो कोई भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या सम्राट या तानाशाह ऐसी सरकार को ज़्यादा दिन तक बचा नहीं सकती। ऐसी हालत में पुलिस या सेना की संपूर्ण शक्ति लोक शक्ति के सामने विवश हो जाती है और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की रूसी बोल्शेविक क्रांति इसके ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। भारत में भी संगठित लोक शक्ति ने अंग्रेजी शासन की अजेय शक्ति को उखाड़ फेंका। अतः बल प्रयोग को राज्य की शक्ति का आधार स्तंभ मानना उपयुक्त नहीं है। परंतु यह सच है कि बल प्रयोग की शक्ति के बिना वैधता अपने आप में अधूरी है। कानून को अपनी वैधता पर टिका रहता है, कानून अपने वैधता पर टिका रहता है, परंतु बल प्रयोग की कानून तोड़ने वाले को दंड देकर और कानून का सम्मान न करने वाले को दंड देकर भय दिखाकर वैधता को सहारा देता है। तो इस तरह से हम देखें तो आज के वर्तमान युग में ये बल जो थ्योरी है उसकी कोई खास प्रासंगिकता नहीं है। सैन्य शक्ति या बल राज्य की उत्पत्ति में एक सहायक के रूप में हो सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से कंप्लीटली जो है शक्ति के द्वारा किसी राज्य का सिर्फ जो है वो निर्माण नहीं हो सकता, उत्पत्ति नहीं हो सकती। वह एक सहायक के रूप में हो सकता है, लेकिन राज्य की उत्पत्ति से संबंधित जो विचार हैं या जो सिद्धांत हैं उसमें इसका एक महत्वपूर्ण स्थान हो सकता है, लेकिन राज्य की उत्पत्ति सिर्फ बल का ही परिणाम है, पूरी तरह से यह कहना जो है सही नहीं है। तो ये था राज्य की उत्पत्ति संबंधी बल सिद्धांत या फोर्स थ्योरी, जिसमें हमने फोर्स थ्योरी क्या है उसको समझने का प्रयास किया और पश्चिमी तथा भारतीय परंपरा में जो फोर्स थ्योरी के बारे में बताया गया है उसकी चर्चा हमने की। और इसके बाद जो विचारकों के द्वारा इसकी आलोचना की गई है कि इसके पीछे वैधता का होना आवश्यक है, उसकी चर्चा हमने की। आई होप आपको समझ में आया हो। आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। अगले नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।